अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक नंबर 2.1 नेम्ड एज स्केलर। बच्चों, आपके पास कोई भी क्वांटिटी है ना, वो दो तरह से हो सकती है, स्केलर और वेक्टर। पिछले चैप्टर में आपने क्वांटिटीज़ को दो में डिस्क्राइब किया था, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। वो अलग लिहाज से था, ये स्केलर और वेक्टर अलग लिहाज से। आप इसको समझेंगे फिर दोनों को कंपेयर करना। ठीक है, स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, और वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड तो होती है प्लस उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो स्केलर में नो डायरेक्शन, यानी इसको हम कह सकते हैं दे आर डायरेक्शन लेस क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड में फर्दर दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इज द न्यूमेरिक वैल्यू एंड नंबर 2 इज द यूनिट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि इस चीज़ का मैस है 50 kg, कोई भी फॉर एग्जांपल, तो बच्चे यहाँ पर 50 is the numeric value, this one, and किलोग्राम यानी kg is the unit। तो ये दोनों मिलके कहलाती है मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं साथ में डायरेक्शन भी बता दूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फोर्स है 10 न्यूटन की टूवर्ड्स ईस्ट, तो अब मैंने क्या किया, 10 is the numeric value, न्यूटन is the unit। न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट मिलते हैं तो मैग्नीट्यूड बनाते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड हो गई एंड टूवर्ड्स द ईस्ट क्या हो गया, आपकी डायरेक्शन हो गई। ये बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो विद नो डायरेक्शन लेस हो, एंड मैग्नीट्यूड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज द न्यूमेरिक वैल्यू, अदर वन इज द यूनिट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो स्केलर की एग्जाम्पल है। नंबर 1 मैस क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब? आप सपोज करें आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जितना भी मैटर होगा, मैटर मीन्स अगर ये प्लास्टिक का बना है तो प्लास्टिक एक मैटर है, स्टील का बना है तो वो एक मैटर है, यानी जिस चीज़ का बना है वो चीज़ एक मैटर है। ठीक है, तो ये जिस मैटर बना है ना, उस मैटर की अमाउंट कहलाती है मैस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 kg का है तो मैं कहूँगा इसका मैस 1 kg का है। बच्चों, क्या इसकी डायरेक्शन है? आंसर इज नो। 1 kg क्या मतलब 1 kg किधर की तरफ? तो कोई डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है तो हम एग्जाम्पल इसको स्केलर की कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्टेंस। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ करें यहाँ पर, लेंथ ऑफ अ पाथ यानी आप एक रास्ते की लेंथ कैलकुलेट करेंगे जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा। जैसा कि अगर मैं 2 पॉइंट के दरमियान आपको कहूँ कि 2 पॉइंट के दरमियान ये इतनी 10 मीटर लेंथ है और मैं इसकी डायरेक्शन नहीं बताऊँ, मतलब आपको नहीं बता रहा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, मैंने नहीं डिस्कस किया ये ए से बी चल रहा है या बी से ए चल रहा है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन नहीं बताई वो डिस्टेंस कहलाता है। तो लेंथ ऑफ अ पाथ, ये एक पाथ था, इसके दरमियान जो लेंथ 2 पॉइंट्स के दरमियान जब ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस को आप लोग एस से जाहिर करते हैं, एस इज इक्वल टू 50 मीटर। तो 50 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, लिहाजा हम इसको भी स्केलर मानते हैं। आगे चलते हैं स्पीड की क्या डेफिनेशन है? रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। अब देखना, ये बात याद रख लो आप, रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है बच्चों? जब आपके पास कोई बटा आ जाए और उसके नीचे टाइम आ जाए, इसको बोलते हैं रेट। ठीक है, तो रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट विच कवर्स डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ओवर टाइम। तो फ्रैक्शन और टाइम को क्या बोला आपने? रेट बोला। तो रेट जिस डिस्टेंस में कवर हो रही है उसको क्या बोलेंगे? स्पीड v। तो स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस s ओवर टाइम t। अब देखिए, स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम कहेंगे ये 10 ms-1 की स्पीड से चल रहा है
और मैं आपको डायरेक्शन अगर ना बताऊं, अगर बता दूं तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, वो वेक्टर में पढ़ाता हूं, थोड़ा सा वेट कर ले। लेकिन यहां पर अगर मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा तो दिस इज कॉल्ड स्पीड, और स्पीड की डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद टाइम, द ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस। सिंपल सी बात है, जो हमारे इवेंट्स हैं वो जिस तरतीब से सीक्वेंस से चल रहे हैं उनको हम टाइम बोलेंगे, मतलब जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं ना टाइम, वो उसका टाइम है। ठीक है, अब टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब टाइम चल रहा है, इसकी क्या ही डायरेक्शन होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास 10 सेकेंड्स गुजर चुके हैं, तो बच्चों ये टाइम की एग्जांपल है, एंड टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर। एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की एबिलिटी या कैपेसिटी, सलाहियत को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, और ये भी स्केलर है। तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इसके पास 10 जूल ही एनर्जी है। यूनिट का ख्याल रखिएगा, ये आगे काम आएंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर समझने वाला है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब इससे क्या मुराद है, मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर ले लेता हूँ, इस कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स पड़े होंगे, फॉर एग्जांपल वो गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यूं इस तरह से ये पार्टिकल्स पड़े हैं। अब देखो बच्चों, ये मूव करेंगे, और गैस है तो रैंडमली मूव करेगी, नहीं इधर को भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, इधर को भी जा सकती है, इन एवरी डायरेक्शन। अब जब ये मूव करेंगे तो मोशन की वजह से इनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब पूरे मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, वो गैस का टेम्परेचर बताती होती है। मतलब अगर ये मॉलिक्यूल्स तेज तेज मूव कर रहे हैं तो इनकी बच्चों के यानी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी है, तो हम कहेंगे ये गैस ज़्यादा टेम्परेचर रखती है, यानी ये गैस गर्म होगी। ठीक है, और अगर गैस के मॉलिक्यूल स्लो स्लो मूव कर रहे हैं तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और हम कहेंगे इसका टेम्परेचर कम है, यानी ठंडी गैस होगी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप मूव करें तेज़, अपने कोई भी आप ऑब्जेक्ट है ना आप भी, तो अपना जो ना वो क्या बनाए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएं, तो आपके बॉडी में भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये एक मैंने वैसे मिसाल दी नॉर्मल लाइफ में। तो ये सारी की सारी बच्चों क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। एग्जांपल टेम्परेचर की ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो टेम्परेचर है। वैसे तो ऐसे यूनिट केल्विन है, तो आप केल्विन में भी मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल 10 केल्विन जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर की एग्जाम्पल है, और टेम्परेचर खुद स्केलर की एग्जाम्पल है। नाउ वी मूव टू द टॉपिक 2.2 विच इज़ द वेक्टर। बच्चों वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और उसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो अगर मैं एक क्वांटिटी के साथ उसकी डायरेक्शन भी डिस्कस करता हूं तो बच्चों को क्या हो जाएगी, वेक्टर बन जाएगी। अब एक बात गौर से सुन लेना, सारी क्वांटिटी, सारी स्केलर क्वांटिटीज़ को वेक्टर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी स्केलर भी हैं जिनको आप डायरेक्शन दे देते हो और वो जो है ना वो वेक्टर बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स को कभी चाह कर भी वेक्टर नहीं बना सकते, यानी मैथ्स 1 kg आप क्या कहेंगे कि इसका मैथ्स क्या है, मैटर है, ये मैटर की क्या डायरेक्शन है, बच्चों उसको डायरेक्शन दी नहीं जा सकती। ठीक है, लेकिन आप स्पीड को डायरेक्शन देकर वेलोसिटी बना सकते हैं। तो ज़्यादातर स्केलर को आप डायरेक्शन नहीं दे पाते, मतलब उसको वेक्टर नहीं बना सकते, लेकिन देर आर सम स्केलर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर्स बाय गिविंग देम डायरेक्शन। ओके, अब हम वेक्टर्स की कुछ मिसालें लेते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो जाहिर है होगी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी डिस्कस की जाएगी। सो प्लीज़ फोकस, वही वाला टॉपिक 2.2 चल रहा है एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बच्चों कहाँ से बना है, डिस्टेंस से ही आप समझ ले डिस्प्लेसमेंट निकला है। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब आप इस पॉइंट पे खड़े हैं ए पॉइंट पर और बी पॉइंट यानी यहाँ तक मूव किए हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किए। अब इसकी डायरेक्शन तो होगी ना, मैंने जब आपको बता दिया ए से बी चले हैं तो डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड भी होगी। फॉर एग्जांपल आप 50 मीटर चल रहे हैं, ठीक है, तो अब बच्चों चेंज इन पोजीशन होगा, इसको नाम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का। जबकि ऐसी ही मिसाल मैंने डिस्टेंस में ली थी, ए पॉइंट से बी पॉइंट चले हैं, लेकिन
सॉरी ए पॉइंट से बी पॉइंट नहीं, मैं कहूँगा ए और बी पॉइंट के दरमियान जितना डिस्टेंस है, जितनी लेंथ है। अगर मैं ये कह दूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चले हैं तो आपको ना एक डायरेक्शन मिल गई है कि जाना ही ए से बी है, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिलती, जस्ट 2 पॉइंट 2 प्लेसेस या एक पाथ की लेंथ मिल जाती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट की मिसाल आप क्या लेंगे, 10 मीटर हम चले हैं टूवर्ड्स द वेस्ट साइड, टूवर्ड्स वेस्ट, तो आप मगरिब की जानिब 10 मीटर चले हैं, तो 10 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मगरिब यानी वेस्ट क्या है बच्चों, डायरेक्शन है। तो ये बन गई डिस्प्लेसमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मूव टू द वेलोसिटी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन। मैंने स्पीड की क्या मिसाल दी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता ना ये बॉडी 10 ms-1 से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से, और साथ में मैं आपको डायरेक्शन भी दे देता हूँ, जैसे टूवर्ड्स द नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ यानी n। तो अब स्पीड को डायरेक्शन मिल चुकी है और उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन, यानी आप यूं भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो अगर आप स्पीड को डायरेक्शन के साथ डिस्कस करते हैं तो आप उसको वेलोसिटी कह देंगे, ठीक है। देन वी हैव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में आता है रेट, इन रेट में आपको समझा के हटाऊं, फिजिक्स में जब भी रेट आए बटा डाल के नीचे टाइम लिख देना है, दिस इज कॉल्ड रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी तो चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी भी पढ़ के वेक्टर है, तो इसके ऊपर आप एरो हेड लगा दें, ये आगे बात हम करेंगे भी यहाँ पर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैंने चेंज इस डेल्टा सिंबल से जाहिर किया है, डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, जिसको आप छोटे ए से लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वो कह रहे हैं चेंज में बी इन द स्पीड और डायरेक्शन, तो वजह से सुनिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ऐसे पढ़ लें। वेलोसिटी में कितनी चीजें हैं, स्पीड और डायरेक्शन, ठीक है। अब कह रहा है कि चेंज में बी इन स्पीड और डायरेक्शन, आप स्पीड में भी चेंज कर दें तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी में चेंज यानी डेल्टा आएगा तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। सिमिलरली आप स्पीड मान लो सेम रखते हैं, स्पीड आप सेम रखते हैं, लेकिन आप मुसलसल डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी में डेल्टा यानी चेंज आएगा तब भी एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज 2 तरीकों से आ सकता है, इधर आप स्पीड चेंज कर दें, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन पैदा होगा, या फिर आप डायरेक्शन चेंज कर दें, वेलोसिटी चेंज करके एक्सेलरेशन पैदा कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, और बोथ यानी दोनों भी चेंज कर सकते हैं, एट अ टाइम स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दें, वेलोसिटी तब भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है 1 ms-2, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ, ठीक है। आप डायरेक्शन उसको दे दें क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, तभी तो ये वेक्टर की मिसाल है। देन बच्चों वी हैव अ फोर्स, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी चीज़ को पुश यानी धकेलते हो दूसरी तरफ, और पुल यानी खींचते हो, मतलब अगर ये मार्कर पड़ी है, मैं इसको ये कर रहा हूँ तो बच्चों ये पुश है, मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो ये क्या है, पुल है। तो पुश या पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स कहलाता है। देखिए ना, मैं इसको पुश कैसे कर रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, या मैं इसको पुल कर रहा हूँ तभी भी एक फोर्स लग रही है। तो अब फोर्स भी वेक्टर है। कैसे वेक्टर है, आप देखिए, मैं इसको जब पुश कर रहा हूँ तो मेरी जो फिंगर है वो फोर्स लगा रही है आगे की तरफ, तो आगे की तरफ एक डायरेक्शन मिल गई ना, और फोर्स की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होनी है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाए और डायरेक्शन भी आ जाए तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि वेक्टर होगा। मिसाल भी ले लें आप, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है टूवर्ड्स द अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, या डाउनवर्ड नीचे की तरफ, या लेफ्ट साइड राइट साइड, या 4 पोल्स यूज कर ले, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, सभी डायरेक्शन को बताते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों पीछे आप स्केलर पढ़ के आए ना, दिस वन, स्केलर को रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप उसका सिंबल लिखें और वैल्यू लिखते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन ही नहीं है। लेकिन वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करना थोड़ा सा काम है, मुश्किल का, मुश्किल भी नहीं कह सकते, लेकिन मतलब अलग करना है। अच्छा, अलग क्यों करना है?
क्योंकि बच्चे अगर अलग ना लिखें, वेक्टर का भी सिर्फ सिंबल उठा के लिख दें, स्केलर का भी सिंबल उठा के लिख दें, तो दोनों में हम फ़र्क नहीं कर पाएंगे ना। एक सिंबल में और वैल्यू में कुछ ना कुछ फ़र्क होना चाहिए। वैल्यू में फ़र्क कैसे होगा, डायरेक्शन बता देगी तो वैल्यू में फ़र्क आ गया, सिंबल में भी फ़र्क होना चाहिए। अब देखें, हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है दो तरीक़ों से, एक सिंबल से और एक ग्राफ से, मतलब लाइनों की मदद से। ग्राफ लाइनें मिलाएं तो ग्राफ बनता है ना। अच्छा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी दो तरीके हैं। नंबर 1, आप उसको बोल्ड कर दें। मैंने क्या लफ्ज़ बोला, आप उसको बोल्ड कर दें। बोल्ड बच्चे होता है किसी चीज़ को मोटा करके लिखना, जैसा कि एक्सेलरेशन, वेक्टर क्वांटिटी की मिसाल ले रहा हूँ मैं, तो मैं जब एक्सेलरेशन को लिखूंगा a, तो मैं इसको बोल्ड करके लिखूंगा, यानी मोटा करके लिखूंगा इस तरह से। ठीक है, मैं फोर्स F की मिसाल ले रहा हूँ, तो मैं फोर्स को भी बोल्ड करके लिखूंगा। तो अगर मैं किसी वेक्टर को लिख रहा हूँ तो मैं उसको बोल्ड कर सकता हूँ, तब वो वेक्टर समझा जाएगा। नंबर 2, आप क्या करें, एरो हेड लगा दें, यानी एरो लगा दें ओवर द सिंबल, ओवर सिंबल। आप सिंबल के ऊपर एरो लगा दें। क्या मतलब, देखें, आपने एक्सेलरेशन लिखना है, चूंकि वो वेक्टर है, आप इसको बोल्ड ना करें। अगर आपको बोल्ड करने का तरीका नहीं ना अच्छा लग रहा, तो आप बोल्ड ना करें, आप इसको सिंगुलर लिख के उसके ऊपर एरो हेड लगा दें। जैसा कि फोर्स को मैंने देखें यहाँ पर बोल्ड किया, यहाँ पर बोल्ड नहीं किया। बोल्ड नहीं करना चाहते तो उसके ऊपर एरो हेड लगा दें, ये भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब आप पेपर में फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग लिख रहे हैं जिसमें बच्चों 10-20 बार वेक्टर आ रहा है, मान लो फोर्स FFI जा रहा है, आप अगर पेपर में उसको बोल्ड करने लग गए ना, तो आपका सारा टाइम वहाँ पर चले जाना है। आपने क्या करना है, सिंपल तेज रिख रहा होना ना, तो F लिख के एरो हेड लगा के आपने उसको वेक्टर जाहिर कर देना है। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं सिंबल। अब मैं अगर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो वेक्टर को जाहिर करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। अब इस लाइन के दो एंड हैं, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। एक एंड के ऊपर आपने एरो हेड लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब ये जो एरो हेड है ना बच्चों, ये वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। और ये जो लाइन की लेंथ है, जैसा कि ग्रीन से मैंने यहाँ पर शो की है, ये लाइन की लेंथ वेक्टर की बच्चों मैग्नीट्यूड बताएगा। तो वेक्टर में यही तो दो चीज़ें थी, क्या थी, एक पीछे लिखा हुआ है, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। तो आपने ग्राफिकली कैसे जाहिर करना है, एक सीधी लाइन लगानी है, एक साइड पे एरो हेड लगा देना है, वो एरो हेड वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, और लेंथ उस पूरी लाइन की जो लेंथ होगी वो उसकी मैग्नीट्यूड बताता है। यूँ आप वेक्टर को जाहिर कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आपने वेक्टर के कंपोनेंट बनाने हैं। ठीक है, कंपोनेंट की बच्चों उर्दू क्या होती है, हिस्से, अज्जा। तो आपने वेक्टर को हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इन योर 9th क्लास। तो हमने क्या किया, हमने कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन बना लिया। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस जो है ना वो वर्टिकल एक्सिस होता है। जैसा कि मैं यूं बनाता हूँ, दिस इज बच्चों एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल होता है वाई एक्सिस। अच्छा, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं ना, उस पॉइंट को बोलते हैं ओ यानी ओरिजिन। ठीक है, अब मैंने यही वाला, ये जो एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे थे, इसको हमने ओ यानी ओरिजिन का नाम दे दिया। अब मैंने एक वेक्टर बनाया रेड कलर से, जिसकी एक साइड पे एरो हेड है, अभी पढ़ के आए ना। इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। ये कोई भी हो सकता है, ये फोर्स हो सकती है, ये एक्सेलरेशन हो सकता है, या ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब इस वेक्टर की ये जो टेल है और ये हेड है, जहाँ पर एरो हेड लगा उसको टेल कह लें, उसको हेड कह लें, और दूसरे साइड को टेल कह लें। टेल वाला पॉइंट ओरिजिन यानी ओ ही है और हेड वाला पॉइंट पी है। तो हम कहेंगे यहाँ पर हमने एक वेक्टर बना लिया, लेट्स यूज ब्लू। हमने एक वेक्टर बना लिया जिसका नाम है वेक्टर ए, और उसको मैं
ओ पी लाइन से जाहिर कर रहा हूँ इन माई डायग्राम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों इस वेक्टर को तोड़ता हूँ। कैसे तोड़ता हूँ, ये जो ओ पी वेक्टर है इसकी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहते हैं साए को, परछाई को। ओ पी की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे भी पड़ रही है और ओ पी की प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे भी पड़ रही है, क्योंकि दोनों एक्सिस के दरमियान ये वाला वेक्टर पड़ा है। इसकी प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस ओ एम इतना वेक्टर है, और चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मैंने बोला एक्स कंपोनेंट है, और वेक्टर का नाम था ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है ओ एम अलोंग द एक्स एक्सिस। तो मैं क्या इसको लिखता हूं, सुनिएगा जरा। हाँ जी, मैं कह रहा हूं जो वेक्टर ए का ओरिजोनटल कंपोनेंट, बच्चे ये लाइन ओरिजोनटल है ना और ये लाइन सीधी वर्टिकल है, तो वेक्टर ए का ओरिजोनटल कंपोनेंट जिसको आप ए वेक्टर और एक्स से जाहिर करते हैं, मुझे यहाँ पर भी वेक्टर लिखना चाहिए क्योंकि अगर वेक्टर के कंपोनेंट हैं तो ये भी ऑब्वियसली वेक्टर ही होंगे। तो वेक्टर ए का ओरिजोनटल कंपोनेंट ए एक्स जो लाइन ओ एम से जाहिर कर रहा हूँ मैं, तो इक्वल्स टू ओ एम लाइन। ठीक है, तो मैंने वेक्टर ओ पी जो कि रेड कलर से ये मैंने शो किया हुआ है, इसका प्रोजेक्शन बना रहा हूं, यानी इसका साया बना रहा हूं ऑन द एक्स एक्सिस, और वो ओ एम लाइन आ रही है, और चूंकि ए का साया है तो ए का कंपोनेंट कहेंगे ना, और एक्स एक्सिस की तरफ था तो हमने ए एक्स कह दिया। सिमिलरली ओ पी का साया वाई एक्सिस पे भी पड़ रहा है, कितना, जितनी लेंथ है, तो ये वाली लाइन से मैंने शो किया इतना, ये ग्रीन कलर का इतना पोर्शन ओ एन लाइन से जाहिर किया मैंने। चूंकि ये वाई एक्सिस पे पड़ रहा है तो हम इसको बोलेंगे ए वाई। क्यों ए वाई बोलेंगे, क्योंकि ए का ही कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के ऊपर है, तो मैं इसको, और वर्टिकल साइड है ना, ये हॉरिजॉन्टल ब्लू, वर्टिकल ग्रीन, तो मैं कहूँगा वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट जिसको आप ए वाई कह रहे हैं, वो मैंने शो किया है ओ एन ग्रीन कलर की लाइन के साथ, तो ओ एन लाइन के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अगर यहां से लेकर ओ एन यानी वाई कंपोनेंट इतना है, तो बच्चों यही वाली लेंथ, ये वाली, मतलब मैं इसको पैरेलल लेकर चल रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक भी बनेगा, यानी एम और पी के दरमियान। आई होप समझा होगा, दोबारा समझे जरा। ओ और एन की इतनी लेंथ है, आप इसी लेंथ को हाथ नहीं हिलाना, ऐसे सीधे चलते जाए, और एम और पी के दरमियान जितनी लेंथ है उतनी ही ओ एन के दरमियान है। तो मैं कहता हूं जो ओ एन की लेंथ है वही बराबर है एम और पी की लेंथ के। तो फिर मैं अगर ओ एन को ए वाई कह रहा हूं ना, तो बच्चों मुझे यहां पर ग्रीन से लिखते हैं, एम और पी को भी वाई ही कहना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या कहना पड़ेगा, वाई कंपोनेंट, यानी ए का वाई कंपोनेंट ना, तो ए वाई एम पी से हम अब जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो ए वेक्टर है और जो ए का एक्स कंपोनेंट है, ये ए वेक्टर रेड कलर से है और ए का एक्स कंपोनेंट बच्चों ब्लू कलर से है, इन दोनों के दरमियान ये जो ब्लैक वाला एंगल है थीटा बन रहा है। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, अब एक्स कंपोनेंट को मालूम करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा मज़ीद समझें। बच्चों अगर आप गौर से देखो ना, मैं इसको सेपरेटली लिख रहा हूँ। जो रेड कलर है वो मेरा ए वेक्टर बन रहा है, और ए एक्स को मैंने यहाँ पर ब्लू से जाहिर किया हुआ है, दिस इज ए एक्स, और ग्रीन से मैंने ए वाई को जाहिर किया हुआ है इस तरह से, ए वाई। ठीक है, अब आप देखें इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको क्या नाम देते हो, थीटा का, और
यहां पर 90 डिग्री बन रहा है बिटवीन AX और AY। अब चूंकि इनके दरमियान 90 बन रहा है ना, और ये दोनों AX और AY A के कंपोनेंट्स हैं, तो हम कहते हैं इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम इनको नाम देते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का, या एक और नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। अब ये क्यों देते हैं, देखें, आप एक रेक्टेंगल बनाए ना, एक रेक्टेंगल बनाए, तो रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो चूंकि इन दोनों के दरमियान भी ये एंगल 90 बन रहा है, तो दैट्स वाई इनका नाम है रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगली बात, कंपोनेंट क्या होता है, हिस्सा, अज्जा। तो अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। मतलब कोई भी डायरेक्शन, जैसे AX की x एक्सिस डायरेक्शन है, उसमें A की इफेक्टिव वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जिसका कोई ना कोई असर होगा, कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई फारिग वैल्यू नहीं लेनी। ठीक है, नेक्स्ट बात, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी लॉन्ग आ सकता है। तो बच्चों ये अमल कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना। तो हमने क्या किया, इस A वेक्टर को AX और AY में तोड़ दिया, तो हम कहते हैं इस अमल को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर का टूटना। ठीक है, अब हम मेन कैलकुलेशन पे चलते हैं। देखिएगा, क्या ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है? यस, 3 कोने हैं, 1, 2 और 3, और एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो इसका नाम क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। ये वाली जो बड़ी साइड्स है ना, ये होती हैं हाइपोटेनियस। ये जो सीधी साइड्स हैं इसका नाम है परपेंडिकुलर, और ये जो बैठी हुई साइड है इसका नाम है बेस। अब आपने क्या करना है, आपने एक सेंटेंस लिख लेना है। आप में से अक्सर बच्चे पहले से जानते होंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, ये सेंटेंस फिजिक्स का नहीं है, लेकिन यहां पर जरूरत पड़ेगी। अब आपने पहला लेटर अंडरलाइन कर लेना है, मतलब हर लफ्ज का पहला लेटर। ठीक है, अब आप अंडरलाइन करेंगे, आपके पास 3 फॉर्मूले निकलेंगे। सुनिएगा जरा। S फॉर साइन थीटा, हम इसको यहां पर रखते हैं, S फॉर साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू P फॉर परपेंडिकुलर, ओवर कहां से आया, ये फॉर्मूले का हिस्सा है, इसको ऐसे याद रखना है। P फॉर परपेंडिकुलर, P के बाद क्या आ रहा है, H यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद C, H हाइपोटेनियस आ गया, उसके बाद C बच्चों कोस थीटा को जाहिर करता है। C इज इक्वल टू B यानी बेस, ओवर H आ रहा है हाइपोटेनियस। नेक्स्ट T यानी टेन थीटा, T इज इक्वल टू P यानी परपेंडिकुलर, ओवर B यानी बेस। तो बच्चों आपके पास 3 फॉर्मूले निकल आए, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। सवाल पैदा होता है ये थीटा क्या है? बच्चों यही एंगल है जो हमने यहाँ पर A वेक्टर और AX वेक्टर के दरमियान बनाया हुआ है। अब इनको लिखने का मकसद क्या है? हमने जो A के 2 कंपोनेंट तोड़े हैं ना, AX और AY, इनकी वैल्यूज भी निकालनी है। मतलब सिर्फ तोड़ना काफ़ी नहीं था, उसकी वैल्यूज भी निकालनी है। ठीक है, हम एक शीट की बैक साइड यूज कर लेते हैं। तो अभी आप देखें, आपने सबसे पहले फाइंड करना है बच्चों AX, दोनों कंपोनेंट मालूम करने ना, तो पहले हम फाइंड करते हैं AX यानी A वेक्टर का X कंपोनेंट। अब ये कैसे मालूम करेंगे? कोस थीटा के फॉर्मूले से। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है? कर्ली ब्राउन यानी बेस और हेयर यानी हाइपोटेनियस। पहला लफ्ज देखना है ना। अब आपने अपने डायग्राम में चले जाना है और बेस और हाइपोटेनियस मालूम करने हैं। बच्चों हमारी डायग्राम ये वाली है, या मैंने इसको बाहर निकाल के ये लिखा हुआ है। बेस ये नीचे वाली साइड बेस है ना,
तो हमारी डायग्राम में बेस है AX और हाइपो ये तिरछी साइड है और हाइपो है A। तो बेस की जगह पे मैं लिख सकता हूं AX और हाइपोटेनियस की जगह पे A लिख सकता हूं। तो कोस थीटा का क्या फॉर्मूला निकला, AX ओवर A। आप मालूम कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं AX, तो AX इधर ही रहेगा, ये जो A इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कोस थीटा पहले मौजूद था, उसके साथ आके A मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी तरफ बच गया AX। तो ये AX का फॉर्मूला निकल आया A कोस थीटा। नेक्स्ट आपने मालूम करना है A का दूसरा कंपोनेंट विच इज द AY। ठीक है, अब आप AY मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करना है, साइन थीटा के फॉर्मूले से। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सम पीपल परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेनियस। सेंटेंस को याद करना पड़ेगा। अब हमने देखना है कि परपेंडिकुलर क्या है हमारी डायग्राम में और हाइपोटेनियस क्या है। आप देखें, ये जो सीधी लाइन ग्रीन है यानी AY, यही सीधी लाइन परपेंडिकुलर थी, तो AY हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस अगेन क्या है, A है। तो परपेंडिकुलर है AY, हाइपो क्या है A। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू AY ओवर A। आपने क्या मालूम करना है, फाइंड AY। तो AY इधर रहने दें, ये जो A इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके साइन थीटा से A क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी तरफ AY बच गया। तो AY इज इक्वल टू A साइन थीटा निकल आया और AX इज इक्वल टू A कोस थीटा निकल आया। ठीक है, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ और भी पड़ा हुआ है। आपने क्या किया, आपने वेक्टर A लिया और उसके दो कंपोनेंट बना दिए AX और AY। फिर आपने बारी बारी AX को मालूम किया यूजिंग कोस थीटा, फॉर्मूला उसे सेंटेंस से याद कर लेना और फिर कंपेयर करना है हमारी डायग्राम से। फिर आपने AY मालूम करना है साइन थीटा के फॉर्मूले से, तो AY निकल आया A साइन थीटा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मतलब इसी लॉन्ग का हिस्सा है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सॉरी ये नजर नहीं आ रहा, यस, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी बच्चों अगर आपके पास अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाए जो कि AX और AY हैं, तो आपने उससे वेक्टर बनाना है। ठीक है, डिटर्मिनेशन करनी है वेक्टर की। तो मैं दोबारा अपना AX लिख लेता हूं, AX वाज द A कोस थीटा और AY जो है वो बराबर है A साइन थीटा के। अब यही आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ चुके हैं, आपने इनसे डिटर्मिनेशन यानी बनाना है एक वेक्टर को। तो वो कैसे बनाएंगे, ये क्लियर नहीं है, हाँ जी, आपने AX और AY से वेक्टर बनाना है। अब बच्चे वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं, वेक्टर में दो ही तो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं हमारे वेक्टर में। तो आपने वेक्टर बनाना है तो आप बारी बारी पहले मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, पहले क्या मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड, और फिर आप मालूम करेंगे डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों मालूम कर लेंगे तो आपके पास वेक्टर भी आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करनी है, बाय पैथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने पैथागोरस थ्योरम यूज करना है और मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। पैथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका पैथागोरस थ्योरम है। अब आपने दोबारा, चूंकि लॉन्ग वही चल रहा है, दोबारा वो डायग्राम पे जाना है और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को एक बार फिर रिव्यू करना है। बेस है AX, परपेंडिकुलर है AY, हाइपोटेनियस है A। ठीक है, तो अब आप वैल्यूज पुट करें, हाइपोटेनियस A का स्क्वायर और बेस AX का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AY का स्क्वायर। अब आपने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है किसकी, वेक्टर की, और वेक्टर का नाम क्या था, A वेक्टर था। आपके पास मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है, उस पर्पस के लिए आप इस पर अंडर रूट कर देंगे, तो इस पे भी अंडर रूट कर दें और AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर।
इस पर भी अंडर रूट कर दें। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा, ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। क्या मैंने इसके ऊपर एरो हेड लगाया यानी इसको वेक्टर बनाया? नहीं, मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि ये ए की अभी मैग्नीट्यूड निकली है। अब वेक्टर में दो चीज़ें थी, मैग्नीट्यूड थी और डायरेक्शन थी। तो मैग्नीट्यूड मैंने निकाल ली, डायरेक्शन भी मैं निकालूंगा और वो किस फॉर्मूले से निकलनी है, टेन थीटा के फॉर्मूले से। तो डायरेक्शन के लिए आपने बच्चों टेन थीटा यूज करना है, ठीक है। वही वाला सेंटेंस, टर्न परमानेंटली यानी परपेंडिकुलर, ब्लैक यानी बेस, ठीक है। अब आपने डायग्राम से रिव्यू जब करेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा ए वाई ओवर बेस आएगी ए एक्स। तो टेन थीटा क्या निकला, ए वाई ओवर ए एक्स। बच्चों आपने डायरेक्शन मालूम करनी, ये जो एंगल थीटा है ना यही आपकी डायरेक्शन है। एंगल थीटा क्या बताता है हमें, डायरेक्शन बताता होता है। तो मैं इस थीटा को सेपरेट करूंगा, टेन उधर जाके टेन इनवर्स हो जाएगा, यानी थीटा इधर रख लें, ये टेन उधर जाके टेन इनवर्स हो जाएगा और इस साइड पर ए वाई ओवर ए एक्स पहले से मौजूद है। सो यूं आपके पास डायरेक्शन भी निकल आई। आपने वेक्टर को डिटरमिन कर लिया। मैं हम दोबारा पढ़ाता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर को डिटर्मिनेशन करना था, यानी उस वेक्टर बनाना था। अब वेक्टर में दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और हमने बनाया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो देखिए मैग्नीट्यूड में भी ए एक्स और ए वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ रहे हैं और डायरेक्शन यानी थीटा में भी ए वाई और ए एक्स यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तक है हमारा आज का टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।